हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे फेस्टिवल्स आप इंजॉय कर चुके हैं। अब पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नया चैप्टर कर रहे हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट कब से कब तक, 1905 से लेकर के 1918 तक। इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई ब्रिटिश इंडिया में, यानी इंडिया में किसका राज चल रहा है, ब्रिटिशर्स का चल रहा है ना। तो उस समय क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार नए नए मूवमेंट्स आए, किस प्रकार हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को हमने किस प्रकार किया है ना, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड हुई है ना, क्या क्या गतिविधियाँ और हुई, वो सब जानेंगे इस चैप्टर में। लंबा चैप्टर है, 4-5 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता रहेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Gradually, over the years, the trend of an aggressive form of nationalism had been growing in the country. It found expression in the movement against the partition of Bengal in 1905. Partition of Bengal का ईयर क्या है, 1905 में हुआ है ना। The Indian national movement, even in its early days, had increasingly made a large number of people conscious of the evils of foreign domination and the need for fostering patriotism. ना सभी को पता था, बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, साथ साथ में कास्ट है और वुमेन का बहुत ही स्टेटस नीचे था, और भी बहुत सारी विसंगतियाँ उस समाज में थी, है ना। तभी तो बाहर के लोग हम पर शासन कर पाए, कुछ तो अपनी भी कमियाँ थी, तभी ये शासन पॉसिबल हो पाया, है ना। इट हैड इम्पार्टेड द necessary political training to the educated Indians. It had in fact changed the temper of the people and created a new life in the country. At the same time, the failure of the British government to accept any of the important demands of nationalists led to disillusionment. ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनकी डिमांड्स कुछ भी मान नहीं रहे थे, और इस तरह से क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इनका भ्रम टूटा एक तरह से ना। पहले तो इल्यूजन में जी रहे थे कि हाँ हो सकता है शायद हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, अब देखिए इसके बारे में। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट वर फाउंड on the belief that the British rule could be reformed from within, but the spread of knowledge regarding political and economic questions gradually undermined this belief. Na? The political agitation of the moderates were itself responsible for this to a large extent. बहुत सारे समय तक उन्होंने मॉडरेट वाली नीति अपनाई, फिर बाद में एक्सट्रीमिस्ट्स हो गए थे ना। तो ये आप समझ लीजिए, धीरे धीरे आप जानेंगे ऐसा क्यों हुआ ना। The nationalist writers and agitators blamed the British rule for the poverty of the people. अच्छा, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो लेखक हैं वहाँ के उस समय के, वो क्या कह रहे हैं, ब्लेम किसको दे रहे हैं, ब्रिटिश रूल की, जो देश में गरीबी है उसको दे रहे हैं ना। Politically conscious Indians were convinced that the purpose of British rule was to exploit India economically. वो किस लिए आए थे ब्रिटिशर्स, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने ना आर्थिक रूप से। दैट इज़ टू एनरिच इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, ताकि इंग्लैंड को इनरिच कर सके, किसकी कीमत पे, इंडिया की कीमत पे। दे रियलाइज दैट इंडिया कुड मेक लिटिल प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड अनलेस ब्रिटिश imperialism was replaced by government control and run by Indian people. In particular, the nationalists came to see that Indian industries could not flourish except under an Indian government. अच्छा, ये नेशनलिस्ट लोग क्या समझ रहे थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी फल फूल नहीं सकती तब तक जब तक खुद की गवर्नमेंट नहीं होगी, which could protect and promote them. The evil economic consequences of foreign rule were symbolized in the eyes of the people by the disastrous famines which ravaged India from 1896 to 1900 and took a toll of over 90 lakhs lives. यानी कि ये देखिए इस समय क्या है, 1896 से लेकर के 1900 तक क्या हो रहा है, फेमाइन आ रहा है, सूखा पड़ रहा है ना, जिससे 90 लाख लोग मरे थे ना। इस टाइम पीरियड में इतने सारे लोग मर गए थे सिर्फ भूख के कारण, सूखे के कारण। द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द ईयर 1892 से लेकर के 1905 ऑल्सो डिसअपॉइंटेड द नेशनलिस्ट एंड मेड देम थिंक ऑफ मोर रेडिकल पॉलिटिक्स. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 डिस्कस्ड इन चैप्टर 10 वॉज अ कॉम्प्लीट डिसअपॉइंटमेंट. हमने पहले भी ये डिस्कस किया था ना, चैप्टर 10 में वही बता रहे हैं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था वो भी एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट लेकर आया, बहुत ज़्यादा असंतोष था। मतलब उनकी जो नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं इंडियंस को बेनिफिट नहीं कर रही थी,
इंडियंस को क्या कर रही थी, बहुत हार्म पहुंचा रही थी. On the other hand, even the existing political rights of the people were attacked. In 1898, a law was passed making it an offense to excite feelings of disaffection towards the foreign government. In 1899, the number of Indian members in the Calcutta Corporation were reduced. 1899 में क्या हुआ, कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स थे उनको कम किया गया. इन 1904 द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज पास्ड. ठीक है, अब यहाँ पे 1904 में क्या हो रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हो रहा है रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस. जिससे क्या कर रहे हैं ये लोग, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आघात कर रहे हैं. मतलब प्रेस को अब स्वतंत्र रूप से लिखने का भी अधिकार नहीं है ना. द नाटू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड इन 1897. नाटू ब्रदर्स को कहाँ डिपोर्ट कर दिया गया, पता ही नहीं है कहाँ. 1897 में कहाँ उनको भेज दिया गया, कुछ पता नहीं है ना. विदाउट बीइंग ट्राइड एंड इवन द चार्जेस अगेंस्ट देम वर नॉट मेड पब्लिक. उनके चार्जेस को भी पब्लिक नहीं किया गया. क्या उन पे उन्होंने आरोप लगाया, ये कभी बताया ही नहीं ना. इन द सेम ईयर लोकमान्य तिलक एंड अदर न्यूज़पेपर एडिटर्स वर सेंटेंस्ड टू लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अराउजिंग द पीपल अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट. लोकमान्य तिलक और इस तरह के बहुत सारे राइटर्स को, जो एडिटर्स भी थे न्यूज़पेपर के, उनको बहुत लंबे लंबे कारावास के लिए डाल दिया गया. ठीक है. Thus the people found that instead of giving them wider political rights, the rulers were taking away their few existing ones. The anti-Congress attitude of Lord Curzon convinced the people more and more that it was useless to expect any political and economic advancement as long as Britain ruled India. ये समझ में आ रहा है कि जब तक ब्रिटेन इंडिया में, यानी कि वहाँ से बाहर से ही रूल कर रहे हैं, कुछ यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं, कुछ ऐसी सी नीतियाँ बना रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है लोगों को, वहाँ के इंडियंस को समझ में आ रहा है कि लॉर्ड कर्जन स्पेशली उसकी जो नीतियाँ थी उससे ये यहाँ के लोग कन्विंस हो गए थे कि भाई इनसे तो हमारा क्या होगा, कभी एडवांसमेंट ना ही पॉलिटिकली हो सकता है ना ही इकोनॉमिकली हो सकता है. ये सब हमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सता रहे हैं. हमारे देश का जो पैसा है वो ब्रिटेन भेज रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं बस. ठीक है. इवन द मॉडरेट लीडर गोखले कंप्लेन दैट द ब्यूरोक्रेसी वॉज ग्रोइंग फ्रैंकली सेल्फिश एंड ओपनली हॉस्टाइल टू द नेशनल एस्पिरेशंस. यानी कि गोखले जो मॉडरेट लीडर थे ना, नरम दल वाले, तो वो भी कंप्लेन कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में. क्या कह रहे हैं कि बहुत ही सेल्फिश हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी और बहुत ही हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरह से दुश्मन की तरह ना. उनकी नीतियाँ मतलब अच्छी नहीं हैं देश के प्रति. इवन सोशली एंड कल्चरली ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव. प्राइमरी and technical education was not making any progress. At the same time, the officials were becoming suspicious of higher education and were even trying to discourage its spread in the country. The Indian Universities Act of 1904 was seen by the nationalists as an attempt to bring Indian universities under tighter official control and to check the growth of higher education. अब देखिए 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ला के क्या ये राष्ट्रवादी, ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो क्या देख रहे हैं कि ये सब कानून बना करके क्या किया जा रहा है कि एजुकेशन को भी अपने कंट्रोल में लेकर के हायर एजुकेशन पे एक तरह से चेक किया जा रहा है ना, चेक और बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, ताकि वो ये समझ पा रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो इनका दिमाग खुल जाएगा और फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे. इससे पहले ही इस तरह के कानून ला दो ताकि इनके दिमाग खुल ही ना पाए ना. ओके. ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब जानिए, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द इंडियन नेशनलिस्ट हैड ग्रोन इन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी कि जब तक 19वीं शताब्दी जैसे जैसे अंत की ओर आ रही थी, तो ये जो नेशनलिस्ट हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, वो क्या हो रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है. ठीक है. दे हैड एक्वायर्ड फेथ इन देयर कैपेसिटी टू गवर्न देमसेल्व्स एंड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. लीडर्स लाइक तिलक, अरविंदो घोष एंड विपिन चंद्र पाल preached the message of self respect and asked the nationalists to rely on the character and capacities of the Indian people. अब ये ऐसे नेता क्या कह रहे हैं, विपिन चंद्र पाल हो गए ना, अरविंदो घोष हो गए, बीजी तिलक हो गए, ये क्या कह रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए और अपने ऊपर क्या करिए, मजबूती से, है ना, मजबूती से देश के लोगों को जगाइए और इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालिए. ये चल रहा है ना. ओके फाइन. दे टॉट द पीपल दैट द रेमेडी टू their said condition lay in their own hands and that they should therefore become fearless and strong. बिल्कुल
वो हो जाइए फियरलेस हो जाइए, यानी किसी भी फियर में रहना नहीं है, बिल्कुल क्या निडर हो जाइए ना, और स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। स्वामी विवेकानंद दो नॉट अ पॉलिटिकल अगेन एंड अगेन ड्रोव होम दिस मैचेस ही डिक्लेयर्ड, क्या उन्होंने कहा, इफ़ देर इज़ अ सिन इन द वर्ल्ड इट इज़ वीकनेस। उन्होंने कहा अगर कोई पाप दुनिया में है तो वो क्या है, कमज़ोरी है। सबसे बड़ा पाप, कोई भी अगर पाप है तो वो सिन को पाप ही बोलते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, इफ़ देर इज़ अ सिन इन द वर्ल्ड इट इज़ वीकनेस, अवॉइड ऑल वीकनेस, सारी कमज़ोरियाँ अवॉइड करिए। वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ, यानी कि कमज़ोरी क्या है, पाप है, और क्या है, डेथ है, यानी मृत्यु के समान है। एंड हेयर इज द टेस्ट ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट आपको देना पड़ सकता है, देना है। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। जो भी चीज़ें, जो भी मतलब कह रहे हैं ऐसी बातें, ऐसे क्रियाकलाप या ऐसा कुछ भी जो आपको फिजिकली वीक करता हो, इंटेलेक्चुअली वीक करता हो और स्पिरिचुअली भी वीक करता हो, उसको कैसे आपको नकारना है। जैसे पॉइजन को आप नकारते हैं ना, जैसे जहर को आप रिजेक्ट करते हैं ना, उसी प्रकार करना। देयर इज़ नो लाइफ इन इट, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है। He also urged the people to give up living on the glories of the past and manfully build the future. When, O Lord, he wrote, shall our land be free from eternal dwelling upon the past. उन्होंने कहा कि अपने पास्ट की जो भी अच्छी चीज़ें उन पर घमंड मत करिए, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस न करते हुए फ्यूचर के बारे में सोचिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, उसको अच्छा करिए ना। The belief in self-effort also created an urge for extending the national movement. No longer should the nationalist cause rely on a few upper-class educated Indians. Instead, political consciousness of the masses was to be aroused. यानी कि ये सब काम कौन कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद देश को जगाने का काम कर रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि जग जाइए। ठीक है। दस फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद रोड, क्या लिखा उन्होंने, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम द मासेस। जिस कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई होप है वो कहाँ है, यहाँ के लोगों से है ना। द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मोरली डेड, कह रहे हैं अपर क्लास तो फिजिकली भी और मोरली भी डेड हो चुका है। देयर वॉज द रियलाइजेशन दैट ओनली द मासेस कुड मेक द इमेंस सेक्रीफाइसेस नीडेड टू विन फ्रीडम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिर्फ जनता से ये उम्मीद की जाती है कि वो बहुत बढ़ चढ़ के क्या सेक्रीफाइस करेंगे आज़ादी के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखिए क्या है। बाय द क्लोज ऑफ द 19th century द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड इंक्रीज्ड ना, लार्ज नंबर ऑफ देम वर्कड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एक्सट्रीमली लो सैलरीज वाइल मैनी अदर्स इंक्रीजली फेस अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग को जो जिनको नौकरियां मिल गई थी उनको कम सैलरीज दी जा रही थी और कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। देयर इकोनॉमिक प्लाइट made them look critically at the nature of the British rule. Many of them were attracted by radical nationalist politics, यानी कि जो ब्रिटिशर्स को देख रहे थे कि उनका कैसा, ये इंडियंस जो पढ़े लिखे हैं वो देख रहे हैं कैसा रूल ये कर रहे हैं और कैसे ये हम सबको क्या परेशान कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियाज़ को एक तरह से अपने जीवन में कहा कि इससे हमें कुछ मिल सकता है ना। Even more important was the ideological aspect of the spread of education. The larger the number of educated Indians, the larger was the area of influence of Western ideas of the democracy, nationalism and radicalism. यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी के ना, नेशनलिज्म के और जो रेडिकलिज्म है उसको हम और बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे ताकि जन जन में चेतना आए और हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकते। द एजुकेटेड इंडियंस बिकेम द बेस्ट प्रोपेगेटर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ more aggressive nationalism, both because they were low paid or unemployed and because they were educated in modern thought and politics and in European and world history. वो सब ये सब जान रहे थे, एजुकेटेड थे, उनको पता था कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये घटिया लोग हम पे क्यों राज कर रहे हैं, सब उनके थॉट्स चलते थे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देख लीजिए। Several events abroad during this period tended to encourage the growth of aggressive nationalism in India. The rise of modern Japan after 1868 showed that a backward Asian country could develop itself without Western control. देखिए अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस तो होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें हो रही वो भी इम्पैक्ट करेंगी ना इंडिया को। तो वहाँ पे क्या राइज ऑफ मॉडर्न यानी नया जापान पनप रहा है आफ्टर 1868। उसने क्या कहा कि कोई भी एशियन जो बैकवर्ड कंट्री है वो खुद से डेवलप कर सकती है और उसमें किसी भी वेस्टर्न कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम हैं। In a matter of few decades, the Japanese leaders made their country a first
रेड इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर, है ना, इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड इन्वॉल्व एंड इफिशिएंट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जापान में क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं ना, मिलिट्री पावर उन्होंने बढ़ाया, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने तरजीह दी, एंड क्या किया, एफिशिएंट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सशक्त ना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनका जो शासन भी था उसको भी उन्होंने मॉडर्न किया। द डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय द इथियोपियंस इन 1896 एंड ऑफ रशिया बाय जापान इन 1905 एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ यूरोपियन सुपीरियरिटी। तो क्या हो रहा है, इटालियन आर्मी डिफीट हो रही है, किसके द्वारा, इथियोपिया के द्वारा ना, और रशिया किसके द्वारा डिफीट हो रहा है, जापान के द्वारा इन 1905 में ना। इथियोपिया 1896 में किसको हरा दे रहा है, इटली को हरा दे रहा है, उनकी आर्मी को हरा दे रहा है, और रशिया को कौन हरा रहा है, जापान हरा दे रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ क्या बता रहे थे कि जो यूरोपियन सुपीरियरिटी चल रही थी ना, कि हम बड़े हैं, यूरोपियंस कह रहे थे हम बड़े, वो हैं, ये है, वो है, उनको एक तरह से मुँह की खानी पड़ गई ना। Everywhere in Asia, people heard with enthusiasm news of victory of small Asian country over the biggest military powers of Europe. आप देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को हरा दे रही हैं ना। द बिगेस्ट तो आगे जानिए, द कराची क्रॉनिकल ऑफ 18 जून 1905 एक्सप्रेस द पॉपुलर फीलिंग एज फॉलोज। कराची क्रॉनिकल यानी वहाँ का कोई पत्र होगा ना, एक तरह से कोई पत्रिका होगी, इसमें ये क्या छप रहा है 18 जून और 1905 को, क्या, when what one Asiatic had done others can do, if Japan can drub Russia, India can drub England with equal ease, let us drive the British into the sea and take our place side by side with Japan among the great powers of the world। क्या करें, अगर जापान कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। जापान ने किसको मुँह की दी, रशिया को एक तरह से हराया, तो यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया भी इंग्लैंड को हरा सकता है ना। और इस तरह से क्या करें, ब्रिटिशर को समुद्र में डुबो दीजिए, उनको डाल दीजिए, है ना, और अपना जो सत्ता ले लीजिए, जैसे जापान ने रशिया के साथ किया, और वो एक ग्रेट पावर के रूप में वर्ल्ड में आगे आ रहा है ना। रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट इन आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की एंड चाइना एंड द Boer War in South Africa convinced the Indians that the united people willing to make sacrifices and could challenge even the most powerful of despotic governments. What was needed more than anything else was a spirit of patriotism and self-sacrifice। यानी कह रहे हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं आयरलैंड, इजिप्ट, रशिया, टर्की, इन सब जगह में, और बोर वॉर हो रही है साउथ अफ्रीका ने, उसने कैसे कन्विंस किया इंडियंस को कि अगर ये लोग कर सकते हैं, ये लोग यूनाइट होकर सेक्रीफाइस करते हुए अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, तो हम भी इन डिस्पोटिक रूलर से खुद को आज़ाद करा सकते हैं। ऐसी जन चेतना जग रही है इन एजुकेटेड इंडियंस में, दिमाग में आ रहा है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रेसिव नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो धीरे धीरे ही इसको भी कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है देश में, ठीक है, कैसे हमने आज़ादी पाई, कैसे ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।